हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो हम भारत के भूगोल में पढ़ रहे थे भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। आज हम उसी की आगे का पढ़ेंगे, जिसमें से हमने पिछले वीडियो में भारत और पाकिस्तान की सीमा के बारे में पढ़ा था। तो आज हम भारत और चाइना की सीमा रेखा के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं जो भारत और चीन सीमा रेखा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले हमने भारत और पाकिस्तान के देखा था। अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा अपने हित में दोस्तों के साथ। तो आज हम भारत और चाइना सीमा रेखा को क्या कहते हैं, इसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। भारत चीन सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जिसका निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारण किया गया था। 1914 में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन रेखा पर भारत के राज्य कौन कौन से आते हैं, जैसे कि नंबर 1 लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आता है। तो ये 5 जिले जो हैं ये मैकमोहन रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जिसका निर्धारण सन 1914 ईस्वी में सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन रेखा 3 भागों में विभाजित है: पश्चिमी सीमा, मध्य सीमा, पूर्वी सीमा, है ना। मैकमोहन रेखा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पश्चिमी सीमा, मध्य सीमा और पूर्वी सीमा आता है। तो हम कैसे जानेंगे पश्चिमी सीमा? तो यहाँ पे मानचित्र में भी आप देख सकते हैं पश्चिमी सीमा कहाँ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और यहाँ पे ये पूर्वी और मध्य वाली भाग को हम मध्य सीमा कहते हैं। तो पश्चिमी सीमा और मध्य सीमा और पूर्वी सीमा में ये मैकमोहन रेखा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। भारत नेपाल सीमा, भारत नेपाल सीमा भी 5 राज्यों से मिलकर के बना है, जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो भारत और नेपाल सीमा से लगे हुए हैं। तो याद कर सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। और इसमें भी चाइना मतलब चीन के साथ भी 3 राज्य जुड़े हुए हैं, जिसमें से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है। तो आप इसे बार बार देखेंगे। आगे है भारत नेपाल विवाद। तो इन दोनों देशों के बीच में क्या विवाद हैं? तो इन दोनों के बीच में विवाद की बात किया जाए तो लिपुलेख दर्रा जो है, लिपुलेख कालायानी विवाद, सुगौली संधि 1816 में हुआ था इन दोनों के बीच। अंग्रेज़ों व नेपाल के राजा के बीच ये विवाद था, अंग्रेज़ों व नेपाल के राजा के बीच हुआ था, और सुगौली की संधि सन 1816 में हुआ था। और लिपुलेख और काला यानी मतलब कि काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच है। भारत और बांग्लादेश सीमा, भारत और बांग्लादेश की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि बांग्लादेश को या बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था ये 1971 में हुआ था। इससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान था। पहले हम बांग्लादेश को पाकिस्तान के नाम से जानते थे, लेकिन इसका जो जन्म है सन 1971 में हुआ था। बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। 3 बीघा गलियारा, 3 बीघा गलियारा, लिपुलेख दर्रा देख सकते हैं। ये जो लिपुलेख दर्रा का निकास कहाँ से कहाँ तक है, फिर यहाँ पे दर्रा, काला पानी, भारत नेपाल पूर्वी सीमा का निर्धारण, पेंच नदी, भारत व नेपाल के पश्चिमी सीमा का निर्धारण यहीं से होता है। 3 बीघा गलियारा, भारत व बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल व मतलब कि भारत व बांग्लादेश, अगर पूरे भारत की बात किया जाएगा 3 बीघा गलियारा का जो विवाद है भारत व बांग्लादेश के बीच है। लेकिन ये भारत में कहाँ पर है? तो ये पश्चिमी बंगाल व बांग्लादेश के बीच 3 बीघा गलियारे का विवाद है। जीरो रेखा, जीरो रेखा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है, लेकिन कहाँ पे? त्रिपुरा व बांग्लादेश। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से भूमि से घिरा एकमात्र राज्य त्रिपुरा है ना। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा एकमात्र राज्य जो है ये त्रिपुरा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित राज्य है। भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित राज्यों के नाम जैसे पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
मतलब कि इसके अंतर्गत भी 5 ही राज्य आते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच या भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित राज्य पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। 3 बीघा गलियारा देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इनका विस्तार है। ये 3 बीघे गलियारा है ना। और भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित हैं जो असम है, फिर मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल आता है। जीरो रेखा जो है, आप यहाँ पर इसका जीरो रेखा का विस्तार इसी के अंतर्गत है। तो आगे हम पढ़ेंगे भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार सीमा की मतलब कि ये प्राकृतिक सीमा बनाता है अराकॉन यमा पर्वत के द्वारा। तो अराकॉन पर्वत का विस्तार कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसी को हम अराकॉन यमा पर्वत कहते हैं। अराकॉन यमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 राज्यों से इसका है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना। भारत म्यांमार सीमा जो है 4 राज्यों से छूती है, मतलब कि इसके सीमा रेखाएं पर स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य जो हैं ये भारत म्यांमार सीमा रेखा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे ट्रिक देख सकते हैं अरुणमा मामी, है ना करके। भारत अफगान सीमा या पाक अफगान सीमा, इस सीमा रेखा को हम डूरंड रेखा कहते हैं। मतलब कि भारत और अफगानिस्तान सीमा रेखा को हम डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं, जिसका निर्धारण 1896 में मार्टिमोर डूरंड के द्वारा किया गया था। मार्टिमोर डूरंड के द्वारा किया गया था। तो भारत अफगान सीमा का निर्धारण मार्टिमोर डूरंड के द्वारा किया गया था 1896 में। भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने भौतिक प्रदेश में? 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थल और प्रायद्वीपीय पठार जो होते हैं इस 16 लाख किलोमीटर लगभग 48% भाग पर है। प्रायद्वीपीय पठार जो है 16 लाख किलोमीटर और इसका तटीय मैदान और ये द्वीप समूह है। भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई प्रायद्वीपीय पठार को कहा जाता है। मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई के अंतर्गत आता है। तो क्या जानेंगे? भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग है, उत्तर का मैदानी भाग, पश्चिमी मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यही भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में जानेंगे, एक एक करके इन सभी के बारे में जानना है। तो मानचित्र में देख सकते हैं उत्तर का जो पर्वतीय भाग है इनका विस्तार कहाँ से लेकर के, तो जो ये सारा भाग है ये उत्तर का पर्वतीय भाग का विस्तार है। उसके बाद आता है उत्तर का मैदानी भाग। तो ये सारा उत्तर का मैदानी भाग है जिसका विस्तार आप मानचित्र में देख सकते हैं। और इसके बाद आता है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार ये सब सारे हैं। प्रायद्वीपीय पठार यहाँ से पूरा इनका विस्तार जो है देख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठारों का ये पूरा विस्तार ही है। और इसके बाद जो आएगा पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार कुछ यहाँ पर। और इसके बाद तटीय मैदान है, जो तटीय मैदान का विस्तार आप देख सकते हैं। तो ये सारे सब क्या हैं? तटीय मैदान है। द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप का विस्तार यहाँ से देख सकते हैं। ये सारा मानचित्र में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस चीज़ को बार बार देखेंगे। पहले चेन्नई से वर्तमान में समुद्र तल मुंबई से मापा जाता था, है ना। जो पहले समुद्र नापा जाता था पहले चेन्नई से नापा जाता था, लेकिन वर्तमान में समुद्र तल मुंबई से मापा जाता है। समुद्र तल आप तलहटी देख सकते हैं। उसके बाद समुद्र तल से 150 से लेकर के 300 मीटर की ऊंचाई को या ऊंचाई का समतल भूखंड वो हम मैदान कहते थे। और 300 से 60
मतलब कि 300 से लेकर के 600 मीटर की ऊंचाई को हम पठार के नाम से जानते थे। और इसके ऊपर 600 से 1000 मीटर की ऊंचाई जब होती थी तो वो पहाड़ी कहलाता था। और 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई की बात जब होगी तो ये पर्वतीय या पर्वत कहलाते थे। तो कैसे किसका विस्तार हुआ? मैदान का विस्तार, पठार का विस्तार, पहाड़ी और पर्वत किसे कहते हैं समझ में आया होगा। समुद्र के अंदर के भाग समुद्र तलहटी कहलाते थे। उस समुद्र से लेकर के मतलब समुद्र से 150 मीटर जब ऊंचा होगा तो वो मैदान कहलाता है। और 150 से 300 मीटर के बीच, लेकिन 300 मीटर से 600 मीटर की ऊंचाई को हम पठार के नाम से जानते हैं। और 600 मीटर से लेकर 1000 मीटर की ऊंचाई को हम पहाड़ी या पहाड़ के नाम से, और 1000 मीटर से अधिक ऊंचे भाग को हम पर्वत कहते हैं। तो पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में जानते हैं कि पर्वत श्रृंखलाएं किसे कहते हैं। एक ही कालखंड में जब बहुत सारे पर्वत जमीन से ऊपर उठते चले जाते हैं तो हम उसे पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही कालखंड में जब बहुत सारे पर्वत जमीन से ऊपर उठे रहते हैं, मतलब कि पर्वतों का समूह ही क्या कहलाएगा? पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला कहलाएगा। ठीक है, पर्वतों का समूह जो होगा वही पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? 3 ओर से जल से घिरी हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि भारत आप देखे होंगे 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ भाग है, तो भारत एक प्रायद्वीपीय है ना, प्रायद्वीप है। 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीप कहलाता है। खाड़ी क्या है? 3 ओर से भूमि से घिरा जल खाड़ी कहलाता है। 3 ओर से भूमि से घिरा जल खाड़ी कहलाता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि खाड़ी में क्या अंतर है ना। खाड़ी क्या है? दरार नुमा संरचना जब होगी तो वो खाड़ी कहलाएगी, कुछ ऐसे। अर्थात ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ भाग है तो ये खाड़ी है। लेकिन खाड़ी एक और होती है जिसमें केवल खाड़ी या उसे हम गल्फ कहते हैं, है ना। गल्फ एक होता है ग्रीक होता है गीक, एक होता है गल्फ, उसे भी खाड़ी कहते हैं। तो उसमें थोड़ा कुछ दरारें, मतलब ये सकरा जो कम, सबसे ज़्यादा सकरा ग्रीक होता है, लेकिन उससे थोड़ा मुंह उसका बड़ा होता है तो उसे हम खाड़ी के नाम से जानते हैं। एक खाड़ी और होती है जिसको हम बे के नाम से जानते हैं, जो एक बाइट के तरह बना होता है ना। एक बाइट और थोड़ी बड़ी बन जाती है, वो भी खाड़ी के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि खाड़ी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में समझ सकते हैं कि कौन कितने प्रकार का है ना। जैसे कि ये जो खाड़ी है ग्रीक, जो दरार नुमा संरचना होती है उसे, और गल्फ जो होता है थोड़ा सा उसका मुंह बड़ा होता है, छोटी सी बाइट नुमा बना होता है, उसको हम बे कहते हैं। एक बड़ी बाइट ही होती है उसको हम खाड़ी कहते हैं। आइए जानते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, है ना, भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो भारत के भौतिक प्रदेश में हम उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम ट्रांस हिमालय, मतलब कि उत्तर का पर्वतीय भाग को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने? 3 भागों में बांटते हैं। तो नंबर 1 है ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय, फिर एक होगा पूर्वांचल हिमालय। तो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ये काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी इसके अंतर्गत आता है। लेकिन जो हिमालय है, हिमालय के जो अंतर्गत आते हैं ग्रेट हिमालय, या इसे हम महान हिमालय अथवा इसे हम आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। दूसरा मध्य हिमालय, लघु हिमालय, निम्न हिमालय और या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। तीसरा है शिवालिक हिमालय, बाध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो हिमालय के अंतर्गत 3 हिमालय आते हैं, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन तीनों का नाम भी कई होते हैं, कई तरह से, मतलब किसके उपनाम भी हैं। जैसे ग्रेट हिमालय को हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। क्या? ग्रेट हिमालय को मध्य हिमालय, मतलब ग्रेट हिमालय को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय को लघु,
निम्न हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय को वाह हिमालय भी कहा जाता है। तो इस और एक लास्ट हिमालय है जो पूर्वांचल हिमालय के नाम से आता है। ये पूर्वोत्तर राज्यों में इसका विस्तार है, तो ये पूर्वांचल हिमालय है। अर्थात उत्तर का पर्वतीय भाग जो है ये 3 भागों में बटा है, ट्रांस हिमालय, हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। तो हिमालय के अंतर्गत आते हैं 3 हिमालय में बांटा गया, एक है ग्रेट, मध्य और शिवालिक हिमालय। तो आप मानचित्र में इसको देख सकते हैं कि कौन सा हिमालय कहाँ पर है। तो इसमें हम देखेंगे इसकी, तो ऊपर वाला जो है एकदम जिससे जो गया हुआ है ये ऊपर से जाते हुए गया है, एक मध्य में एक हिमालय भाग गया है और एक सबसे वाह अर्थात जो शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय के नाम से जानता है, मतलब कि जो पहला गया है इसे हम ग्रेट हिमालय, मध्य वाले को मध्य हिमालय कहते हैं और जो सबसे बाहरी है उसे हम शिवालिक हिमालय या बाद वाह हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इन सभी उत्तर का मैदानी भाग आप देख सकते हैं कि इनका विस्तार है और दार्जिलिंग के पास ग्रेट हिमालय से मिल जाती है, मतलब कि ये सब यहीं पर आकर के क्या होते हैं, ग्रेट हिमालय से मिल जाती हैं। तीनों मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय जो हैं ये दार्जिलिंग के पास ग्रेट हिमालय से मिल जाती हैं। फिर इसके बाद है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय भी सबसे पहले ट्रांस हिमालय है। विंध्याचल हिमालय, मतलब कि विंध्याचल पर्वत यहाँ पर है, अरावली पर्वत को यहाँ दर्शाया गया है और विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत के बीच में एक जीबीटी अर्थात उच्चावच का पता चलेगा। नीचे से ऊपर जाने पर हमको क्या होता है, उच्चावच का पता चलता है। तो एक एक करके समझेंगे यहाँ पर कुछ। यहाँ पर इसी हिमालय को यहाँ पे बांट दिया गया है कि इन सब बीजों को क्या कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि जैसे कि ITSZ है ना, ITSZ जैसे कि इंडस टी स्टेचर जोन है ना, इंडस टेंस्को स्टेचर जोन जो ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के मध्य स्थित होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के भाग को हम क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के भाग को हम ITSZ कहते हैं, है ना। फिर इसके ग्रेट और मध्य हिमालय को हम MCT कहते हैं और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच को हम MBT कहते हैं और शिवालिक हिमालय और प्रायद्वीपीय हिमालय के बीच को हम MFF भी कहा जाता है। यहाँ पर इन सभी का विस्तार दिया हुआ है, ITS, MCT, MST है ना और MFF। तो उसी को यहाँ पर विस्तार से आपको बताया गया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर दिया गया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे क्या है। जैसे कि दोबारा देखेंगे कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच जो स्थित भाग है इसे हम ITSZ कहते हैं, फुल फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हैं। और ग्रेट हिमालय मध्य हिमालय के बीच को MCT कहते हैं, मतलब कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के हम इसको MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। और शिवालिक हिमालय और प्रायद्वीपीय भाग के बीच जो स्थित होता है उसे हम MFF कहते हैं, हिमालयस फ्रंट फॉल्ट जिसे उत्तरी का मैदानी भाग होता है। ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अब जैसे उसी चीज़ को यहाँ पे डिटेल में किया गया कि ट्रांस हिमालय एवं मध्य हिमालय के मध्य स्थित होता है ITSZ और MCT जो होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये ग्रेट हिमालय एवं मध्य हिमालय के मध्य स्थित होता है। MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, ये मध्य हिमालय एवं शिवालिक के मध्य स्थित होते हैं। और HFF है, ये हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, ये शिवालिक हिमालय एवं उत्तर के मैदानी भाग के मध्य स्थित होता है। GBT ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, ये अरावली व विंध्याचल श्रेणी के मध्य स्थित होते हैं GBT। तो अभी मानचित्र में भी GBT नजर आया था
तो ये GBT जो है ये विंध्याचल और अरावली पर्वत के मध्य स्थित होता है। तो आप इसे देख सकते हैं कि कौन कहाँ पे क्या स्थित हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें से ट्रांस हिमालय, एक एक हिमालयों के बारे में जानना है। तो इसमें से आज हम जानेंगे इसमें ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय जो है इसकी औसत ऊंचाई की बात करेंगे ट्रांस हिमालय की, तो ये 4500 से 5500 मीटर है ना। 4500 से लेकर के 5500 मीटर है। हिम रेखा जो होती है जिसका तापमान, हिम रेखा तापमान की सामान्य हास्य दर होती है। हिम रेखा की सामान्य रेखा जो होती है, मतलब कि इसकी औसत ऊंचाई ट्रांस हिमालय की 4500, जहाँ हिम रेखा पाया जाता है। जैसे तापमान की सामान्य हास्य दर, हिम कहाँ पर होगा, 4200 जैसे मीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर हिम अथवा बर्फ़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसकी प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट आती है। मतलब जैसे हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान गिर जाएगा, और 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर है ना 6.5 डिग्री नीचे आ जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कुल 3 श्रेणियाँ आती हैं। अब इसके अंतर्गत कितनी श्रेणियाँ हैं, तो पर्वतों के समूह को हमने कहा था कि श्रेणियाँ कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ आती है, एक काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, जैसे का ले जा करके का से मतलब होता है काराकोरम, ले से मतलब होता है लद्दाख, जा से मतलब जास्कर श्रेणी। तो इसके अंतर्गत 3 श्रेणियाँ आती हैं जिसको जो उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। काराकोरम श्रेणी अथवा है ना अथवा पर्वत श्रृंखलाएँ। काराकोरम श्रेणी या पर्वत श्रृंखलाएँ, जैसे कि प्राचीन समय में इसे कृष्णगिरी पर्वत कहा जाता था। प्राचीन समय में काराकोरम श्रेणी को हम कृष्णगिरी के नाम से जानते थे, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट केटू या गाडविन आस्टविन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू या गाडविन आस्टविन जो 8611 मीटर की ऊंचाई पर है। केटू गाडविन आस्टविन 8611 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा अघिल काराकोरम दर्रा है। तो काराकोरम श्रेणी का विस्तार ये कुछ यहाँ पर, फिर सियाचिन ग्लेशियर भी पाया जाता है यहीं काराकोरम श्रेणी पर, और अघिल काराकोरम दर्रा जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि काराकोरम श्रेणी जो हैं इसे हम काराकोरम श्रेणी को हम प्राचीन समय में कृष्णगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था, जिसकी ऊंचाई या इसकी सबसे ऊंची चोटी थी माउंट एवरेस्ट या माउंट केटू या गाडविन आस्टविन। भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू। केटू जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, और विश्व की जब बात करेंगे तो ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व में सबसे देखा जाए, मतलब कि विश्व में या विश्व की सबसे ऊंची चोटियों की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट आता है, दूसरे नंबर पर केटू, थर्ड नंबर पर कंचनजंगा आती है। अर्थात विश्व की सबसे ऊंची चोटी में माउंट एवरेस्ट, फिर केटू, उसके बाद कंचनजंगा आता है। तो काराकोरम श्रेणी पर अनेकों ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, साल्टेरो ग्लेशियर, बाल्टोरो, हिस्पर, बैंको, हुंजा। ये ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं। लेकिन जो सियाचिन है ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल यहीं पर पाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 इसी पर चलाया गया था, 1984 के तहत मेघदूत। तो लद्दाख पठार देख सकते हैं, फिर अक्साई चीन, हमारे कुछ भाग हैं अक्साई चीन के, नुब्रा नदी घाटी और गलवान नदी घाटी यहीं पर ही है LOC के पास। निब्रू ब्लॉक भारतीय सेना का मुख्य केंद्र है ना। निब्रू ब्लॉक जो है भारतीय सेना का मुख्य केंद्र है, यही मोदी जी के द्वारा सैनिकों को संबोधित किया गया था। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है जो लद्दाख में नुब्रा घाटी का निर्माण करती है।
तो नुब्रा घाटी का निर्माण कहाँ से होता है? ये सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी से निकलती है, जो लद्दाख में नुब्रा घाटी का निर्माण करती हैं। नुब्रा नदी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित होता है। नुब्रा नदी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। आगे भारत के भौतिक प्रदेश भाग 2, अर्थात अब हम ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय के कलेजा जैसे पढ़े थे, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख और जास्कर, ये ट्रांस हिमालय के 3 पर्वत श्रृंखलाएँ थे जिसको हम जाने, है ना। अब काराकोरम श्रेणी जो है, ये काराकोरम श्रेणी का विस्तार सबसे ऊपर, फिर मध्य में लद्दाख श्रेणी, फिर सबसे नीचे जास्कर श्रेणी आता है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर के बीच में लेह, जो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, स्थित है। मतलब लद्दाख में ही कहाँ, लेह में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र स्थित है। सिंधु नदी का विस्तार आप देख सकते हैं कि कहाँ से है। ये सिंधु नदी कैलाश पर्वत से होते हुए लद्दाख और जास्कर के बीच से निकल करके ये सिंधु नदी पाकिस्तान में जाके गिरती है ना। तो लद्दाख का पठार आप देख सकते हैं, यहाँ पर लद्दाख का पठार और कैलाश पर्वत यहीं पर हैं। और माउंट राकापोशी जो है, ये काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो नीचे है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख का शाब्दिक अर्थ होता है लाख दर्रों का घर, लाख दर्रों का घर। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो माउंट राकापोशी 7,788 मीटर है। मतलब कि लद्दाख जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोशी, लद्दाख का पठार इसी श्रेणी में स्थित है। भारत का सबसे ऊंची पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है और विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी भी कही जाती है। कौन? माउंट राकापोशी को विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी भी कही जाती है। लद्दाख का पठार इसी श्रेणी में स्थित है, जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। अब हम जहेरवा का मतलब है कि बहुत इम्पोर्टेंस यहाँ पर ये बात क्या है कि एंथ्रासाइट कोयला भारत में मात्र लद्दाख के पठार में ही पाया जाता है। तो एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पर पाया जाता है? ये उच्च कोट का कोयला होता है, ये भारत में मात्र लद्दाख के पठार में ही पाया जाता है। नुब्रा घाटी और पुंगा घाटी दोनों लद्दाख में स्थित हैं। तो नुब्रा घाटी, पुंगा घाटी दोनों कहाँ पर स्थित हैं? ये लद्दाख में ही स्थित हैं। जास्कर श्रेणी, इस श्रेणी में शेषनाग तथा बेरीनाग झीलें स्थित होती हैं। जास्कर श्रेणी में क्या है? शेषनाग तथा बेरीनाग झीलें स्थित हैं। झेलम नदी का उद्गम, कश्मीर घाटी का निर्माण भी जास्कर श्रेणी से होता है। करेबा मृदा अर्थात केसर उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो करेबा मृदा भी जास्कर श्रेणी में पाया जाता है। झेलम नदी के द्वारा गोखुर झील का निर्माण होता है। तो गोखुर झील का निर्माण झेलम नदी के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए उलर झील है, जैसे उलर झील जो है ये गोखुर का उदाहरण है। तो झेलम नदी के द्वारा ही गोखुर झील का निर्माण होता है। और उलर झील भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झीलें हैं। तो गोखुर उलर झील हैं और उलर झील झेलम नदी के द्वारा गोखुर झील का निर्माण होता है। तो गोखुर झील में कुछ ऐसे बन के यहाँ पे पानी आ जाता है। तो यहाँ पे इसे ही क्या है, उलर झील या गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। जहेरवा के अंतर्गत यह आता है कि सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य बहती है और लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यहाँ पे देखो सिंधु नदी है और यहाँ पर ये दोनों जास्कर श्रेणी और ऊपर उत्तरी भाग में लेह है। और जो लद्दाख है, मतलब कि ये लद्दाख है और लद्दाख के सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या है, लेह है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है क्योंकि लेह बाहरी छाया क्षेत्र में पड़ता है। मतलब कि लेह में बहुत ही कम बारिश होती है। क्यों? बहुत ही कम बारिश वाला क्षेत्र है क्योंकि लेह बाहरी छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पे वर्षा कम होती है। तो लेह कहाँ पर स्थित है? तो लेह लद्दाख पर स्थित है।
और लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहता है और लेह जो है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और यहाँ पे भी हमने ये पढ़ा था कि जो लेह है ये है वो यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। तो आगे जो हम पढ़ेंगे, हम चलो ये भी देखते हैं कि जैसे एंडीज़ पर्वत श्रेणी जो है ये दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। रॉकी पर्वत श्रेणी ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणी एशिया में, और ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हिमालय का जो आकार है ये धनुषाकार है। ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्रेट हिमालय है ये, मध्य हिमालय और फिर ये शिवालिक हिमालय है। तो दार्जिलिंग के समीप ग्रेट हिमालय जा कर के दार्जिलिंग के समीप ग्रेट हिमालय से मिल जाएगा, है ना। जो मध्य हिमालय है ये दार्जिलिंग के पास जा कर के ग्रेट हिमालय से मिल जाएगा। हिमालय जो है इसका विस्तार जो है उत्तर से नहीं, मतलब कि पूरब से पश्चिम है, लेकिन दुनिया की सभी पर्वतों का जो पठार है और मतलब कि विस्तार है ये उत्तर से लेकर के दक्षिण की दिशा में है। लेकिन जो हिमालय ही एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसका जो विस्तार है ये पूरब से पश्चिम है, ठीक है। फिर इंडियन प्लेटें भी हैं। जो शिवालिक हिमालय का विस्तार है ये 2400 किलोमीटर है और 2400 किलोमीटर तक है। ग्रेट हिमालय और वाह हिमालय के जो बीच की दूरी है लगभग 500 किलोमीटर है। हिमालय में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, जिसमें से ग्रेट हिमालय, है ना, ग्रेट हिमालय 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय आता है। मध्य हिमालय को मतलब इनके उपनाम हैं, है ना, आंतरिक हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री। और मध्य हिमालय को निम्न हिमालय, लघु और हिमाचल के नाम से, और शिवालिक हिमालय को हम वाय हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब हम एक एक करके ग्रेट हिमालय के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को आपको बार बार देखना चाहिए जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो। और कैसा लगा वीडियो को तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि कैसा है। जो पहली बार देख रहे हो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा अपने हित में दोस्तों के साथ। तो चलिए अब हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप इसका रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।